जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी का है और इंडियन पॉलिटी में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चैप्टर है जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो या इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो सकता है इसे बहुत सारे आर्टिकल पूछ सकता है। यू मस्ट बी अलर्ट फॉर दिस टॉपिक। सवाल यह है कि डीपीएसपी जो है हमारा संविधान के भाग 4 में इसका चर्चा है। कि संविधान में चर्चा है तो भाग 4 में है और ये आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 के बीच ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, याद रखेंगे। भारत के संविधान में इसे ऑलरेडी आयरलैंड से लिया गया है और वास्तव में ये जो डीपीएसपी मूल रूप से आयरलैंड का नहीं है, वो स्पेन से लिया है और स्पेनिश इफेक्ट उसका है और हम देखते हैं उसने स्पेन से लिया और हमने उससे लिया है, याद रखना है। क्यों लिया है? इसलिए कि डीपीएसपी के माध्यम से राज्य सरकार पे यह जवाबदेही दी गई है, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि इसके माध्यम से जन कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है। अर्थात राज्य कैसा होगा जो लोगों को मदद करने वाला होगा, लोगों को कल्याण करने वाला होगा, वेलफेयर पर जबरदस्त जोर देगा ताकि मानव कल्याण में वृद्धि हो। डीपीएसपी के माध्यम से राज्य सरकार आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जितने हमारे आर्थिक संसाधन हैं और सामाजिक रीति रिवाज हैं, उन लोगों तक सभी लोगों का पहुंच हो, याद रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के ये, कुछ लोगों के लिए यह नियम, कुछ लोगों के लिए यह नियम, यह ध्यान में रखना। इसी को तो मिटाना है, अर्थात असमानता को कम से कम करना है, ध्यान में रखना है। इसका महत्व यह है कि हर राज्य सरकार जो कानून बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो डेवलप करती है, जो पॉलिसी निर्माण करती है, उस समय इसको ध्यान में रखती है कि डीपीएसपी में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 36 से 51 में क्या प्रावधान है। उन प्रावधानों को ध्यान में रखकर नीतियां निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है, याद रखना है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्व को सही ढंग से फॉलो नहीं करता है, अपने कानून और नीतियों में इसको स्थान नहीं देगा, तो जनता उसे कान पकड़कर बाहर कर देगी सत्ता से, याद रखना है। तो यह बहुत बड़ी बात है। अर्थात सरकार को भय है कि हर हाल में यदि ये काम हम नहीं करेंगे तो विपक्ष हमें टारगेट करेगा कि नीति निर्देशक तत्व में यह प्रावधान है, सरकार ने नहीं किया है। तो आर्टिकल 36 से 51 एक प्रकार से सरकार के सामने डंडा लेकर खड़ा है कि हम तैयार हैं, तुम काम करो। और एक प्रकार से अंबेडकर ने इसे कहा है ये नई विशेषताएं हैं। वास्तव में एक ऐसी विशेषता जिसके माध्यम से सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ जाती है और यह बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें आइए हम चलते हैं कि इसमें किस किस तरह का विचार का स्थापना किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं गांधी विचारों की चर्चा है, हम इसमें देखते हैं समाजवादी विचारों की चर्चा है और हम इसमें देखते हैं बौद्धिक विचारों की चर्चा है। तो कुछ आर्टिकल जो गांधी के विचारों की
चर्चा करता है, कुछ सामाजिक विचारधारा की चर्चा करता है, कुछ भौतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये 3 तरह का विचार आपको इससे मिलेगा, यह ध्यान में रखना है। सबसे पहले आर्टिकल 36 यह कहता है कि डीपीएसपी के संबंध में ऑलरेडी राज्य की क्या परिभाषा है। तो राज्य की परिभाषा तय करता है राज्य इसको लेकर क्या क्या कर सकता है, जन कल्याण को लेकर क्या क्या वो काम करेगा, इन सारी चीजों का ऑलरेडी प्रावधान है। और ये पूरी तरह राज्य पर निर्भर करता है कि इसे कैसे फॉलो करता है। और वास्तव में इसको लेकर उसके अंदर एक भय भी है कि यदि इसे हम फॉलो नहीं करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में तो हो सकता है हमें सत्ता से बाहर होना पड़े। याद रखिएगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 37 कहता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात जबरदस्ती इसको न्यायपालिका लागू नहीं कर सकती है। वास्तव में डीपीएसपी का लागू होना मूल रूप से राज्य के संसाधनों पर निर्भर करता है। इसके माध्यम से बहुत सारा काम है, लेकिन काम के लिए पैसे चाहिए। सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो स्कूल नहीं बनेगा, पंचायतों को नहीं देगा, प्रसूति को सहायता नहीं देगा, जितने सारे ऑलरेडी हमारा कर्मकार हैं उन लोगों के हितों की बात नहीं करेगा, लोक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देगा, SC/ST को मदद नहीं करेगा। तो पूरी तरह राज्य के संसाधनों पर निर्भर करता है, यह ध्यान में रखना है। लेकिन वास्तव में ये कानून ये न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, संसाधन पर निर्भर करता है। लेकिन हकीकत यह है कि शासन में ये मौलिक विचार है, और यदि इन विचारों को आप फॉलो नहीं करते हैं तो शासन का कोई मतलब नहीं है, प्रशासन का कोई मतलब नहीं है, यह ध्यान में रखना है। इसलिए हर प्रशासक और शासक को इसे ध्यान में रखना होता है नीति निर्माण करते समय कि अरे नीति निर्देशक तत्व में इस तरह का प्रावधान है, चलो हम इसके माध्यम से जनता को ये उपलब्ध कराते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 का क्लाउज 1 कहता है कि डीपीएसपी के माध्यम से राज्य सरकार लोक कल्याण की वृद्धि करेगी, वेलफेयर स्टेट का निर्माण करेगा, लोगों का सहायता प्रदान करेगा, एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य सरकार जिसके माध्यम से लोगों का हित हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों की भलाई हो, अर्थात सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय को बढ़ावा मिले, सामाजिक और आर्थिक न्याय में वृद्धि हो। याद रखना है किसके माध्यम से? डीपीएसपी के माध्यम से, यह ध्यान में रखना है। डीपीएसपी के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी यह बात किया जा रहा है, यह ध्यान में रखेंगे। तो यह हमारा क्या हो गया? 38 का 1 हो गया। 38 का 2 क्लाउज क्या कहता है? 38 का 2 कहता है कि राज्य सरकार आय, स्थिति और सुविधा को ध्यान में रखते हुए समान अवसर लोगों को प्रदान करेगा, अर्थात समाज में असमानता दूर करने का काम करेगा। यदि किसी का कम आय है तो हो सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए दवाई नहीं खरीदे, तो उसको दवाई को व्यवस्था कराएगा। दूसरा, ऑलरेडी कमजोर लोगों की स्थिति की सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से सहायता कार्यक्रम चलाएगा और कमजोर लोगों को भी विभिन्न प्रकार का सुविधा प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि रोशनी अमीरे को यहां रहेगा बिजली, गरीब क्या नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। सड़क पर सिर्फ अमीर ही चलेगा, गरीब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इस आधार पर याद रखना है, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको यह अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि उसका भी कल्याण हो, यह ध्यान में रखेंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको जोड़ा गया है। इसके लिए ऑलरेडी संविधान संशोधन किया गया है, याद रखना है, और इसको 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, यह ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 38 का क्लाउज 2 याद रखना है। नेक्स्ट 38 आपका क्लियर हो गया। 39 क्या कहता है? 39 क्या कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकार कुछ पॉलिसी का बनाएगा, निर्माण करेगा और फॉलो करेगा, जिससे सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध हो। इसके लिए क्या करेगा? सबसे पहले आजीविका की व्यवस्था करेगा। मेल हो या फीमेल हो, उसको जीने के लिए एक रोजगार चाहिए और उन रोजगारों का व्यवस्था ऑलरेडी राज्य सरकार करेगी और इसको लेकर किसी प्रकार से महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं करेगी। क्या लिंग आधारित रोजगारों में भेदभाव होता है? क्या नहीं होता है, याद रखना है। छूट विशेष प्रावधान है, याद रखना बहुत सारी चीजों को लेकर। नेक्स्ट, भौतिक संसाधनों का समान वितरण।
जो हमारे पास रिसोर्स है उन लोगों तक पहुंच सभी लोगों को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास 500,000 बीघा जमीन हो और किसी के पास 1 कट्ठा नहीं हो। इसी के लिए सरकार भूमि सुधार बिल लाया था, याद रखना है। डॉक्टर कौन, जवाहरलाल नेहरू के काल में आया था, याद रखना है। और संसाधनों को समान वितरण पर विशेष बल दिया गया था, यह ध्यान में रखेंगे। इसलिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई अधिक राजा है, यदि कोई अधिक धनी है, तो उन लोगों के इनकम के आधार पर सरकार टैक्स लेती है। उस टैक्स से कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करती है, मकान बनाती है, सुविधा उपलब्ध कराती है। उसके लिए कोई फी वगैरह है तो उसको पे करती है। शासनिक संस्थानों में ऑलरेडी उसको सहायता देती है, याद रखना है। दूसरा, धान उत्पादन केंद्रों पर रोक। हाँ, तो ऑलरेडी सरकार पॉलिसी निर्माण करते समय इस बात पर बल देगी कि किसी के पास विशेष धन संचय न हो, भौतिक संसाधनों का संचय न हो, उत्पादन करके ऑलरेडी अपने लिए जमाखोरी न कर ले। जो भी उत्पादन होगा वो समाज के लिए होगा और उसमें समाज का हित होना चाहिए। जैसे आलू प्याज, कुछ व्यापारी लोग क्या करता है, जमाखोरी कर लेता है और धीरे धीरे ऑलरेडी उसको छोड़ता है, तो ये क्या हो गया, कालाबाजारी। यह ध्यान में रख, जमाखोरी और कालाबाजारी दोनों को हर हाल में हमको रोकना है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों का हित नहीं होगा, यह ध्यान में रखना। दूसरा, समान कार्य समान वेतन। हर हाल में समान कार्य समान वेतन को बढ़ावा देना है। पुरुष और स्त्री के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा बीसीसीआई क्या कर दिया, जो भी क्रिकेटर है मेल फीमेल उसको समान वेतन जारी कर दिया। और ऐसा करने वाला पहला देश कौन, भारत, न्यूजीलैंड। और दूसरा कौन, भारत, याद रखना है। इस प्रकार से और जो भी पुरुष क्रिकेटर है और महिला क्रिकेटर है उन लोगों को समान वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरकार भी अपने तरफ से ये काम करती है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जो भी कर्मकार है उसके स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण किया जाएगा। उसके पास जो शक्ति है कर्मचारियों के पास, उसका शोषण नहीं किया जाएगा। काम करते समय उसके हेल्थ का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका दोहन कर लिया जाए और बीमारी से वो ग्रस्त हो, ऐसा नहीं है। उन लोगों को स्वास्थ्य देखभाल किया जाएगा और उसके अंदर जो शक्तियां हैं उसका सदुपयोग किया जाएगा, दुरुपयोग और शोषण नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। आर्टिकल 39 में ही है, बालकों को बलात्श्रम से संरक्षण। बालक को जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, याद रखना है। उससे क्या होगा, उसको पढ़ने का जो अवसर है वो नहीं मिल पाएगा। बालकों को बलात्श्रम से एकदम संरक्षण का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। सरकार नीति का निर्माण करती है, इस बात पर बल देगी कि बच्चों को जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाए, याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य विकास का अवसर उपलब्ध कराएगी। कोई भी मानव हो और समय समय के साथ किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो उसको दूर करने के लिए, सुधार करने के लिए सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। जैसे समय समय पर आप देखिएगा ऑलरेडी मेडिकल सर्विस उपलब्ध कराती है और आए दिन तो हम देखते हैं सरकारी बहुत सारा हॉस्पिटल है, दवा वितरण है, विभिन्न प्रकार का रोग नियंत्रण करने के लिए बहुत सारा प्रावधान करती है। जैसे कोविड में क्या किया, टीका का प्रावधान किया। टीबी बीमारी से जो ग्रस्त है सरकार उसको 500 रुपया प्रति माह दे रही है, याद रखना है, ठीक है ना, पेमेंट और मतलब स्वास्थ्य सुविधा सुधार के लिए। इसके अलावा जो दवा है वो फ्री दे रही है। क्यों? क्योंकि भारत से 2025 तक टीबी को एकदम समाप्त कर देना है। इस प्रकार से स्वास्थ्य विकास में समान अवसर उपलब्ध कराएगी, यह ध्यान में रखना है। नीति निर्माण करते समय इन बातों पर ध्यान देगी। 39 का क्या कहता है? 39 का कहता है लोगों को समान न्याय का अवसर और निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगी। ऐसा नहीं कि अमीर है तो अपने लिए बढ़िया वकील रख लेगा, केस जीत सकता है, लेकिन बेचारा गरीब क्या करेगा? उन गरीबों को न्याय तक पहुंचने के लिए एकदम ऑलरेडी आपका निःशुल्क विधि सहायता सरकारी वकील उसको उपलब्ध कराएगी और उसको न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगी, याद रखना है। इसका मकसद यह है कि जो भी गरीब हो उसके साथ अन्याय न हो, याद रखना है। और यह प्रावधान का किसमें जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने यह प्रावधान जोड़ा है, याद रखना है। इस प्रकार से आर्टिकल 39 हमारा क्लियर हो गया। आर्टिकल 40 क्या कहता है? 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन।
क्या करता है जी? ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है और इसे स्वशासन इकाई के रूप में काम करने का अवसर प्रदान करेगा। कौन? राज्य सरकार। लोगों की भलाई के लिए लोकल गवर्नेंस का स्थापना करेगा और उसको सही ढंग से संचालन के लिए धन उपलब्ध कराएगा, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराएगी, प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराएगी और आवश्यक शक्ति और अधिकार देगा ताकि लोगों का हित हो सके। हम देखते हैं नगर में नगर पालिका का प्रावधान है, हम देखते हैं गांव में पंचायत का प्रावधान है और अभी जस्ट हमारे यहाँ चुनाव हुआ है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एंड मनी, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। अर्थात पंचायत में बैठा व्यक्ति निर्णय लेगा कि हमारे विकास के लिए हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति लोकल लेवल पर काम करेगा और यह बहुत बड़ी बात है, यह ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत की बात कहां? आर्टिकल 40 में होती है, याद रखेंगे। 41 क्या कहता है? 41 कहता है कि प्रतिकूल परिस्थिति, यदि बुढ़ापा हो, बेरोजगारी हो, बीमारी हो और यदि कोई कमजोर हो तो इस समय सरकार ऑलरेडी काम उसको उपलब्ध कराएगी, उसको शिक्षा उपलब्ध कराएगी, उसको लोक सहायता उपलब्ध कराएगी। ये सारा व्यक्ति को पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, लोक सहायता पाने का अधिकार है। कब? यदि वो कमजोर है, अपने से इन चीजों को नहीं हासिल कर सकता है तो वो सरकार उसे उपलब्ध कराएगी। याद रखना है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या देखते हैं कि ऑलरेडी मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि बेरोजगार है तो पंचायत में जाकर, ब्लॉक में जाकर काम मांग सकता है और उसको काम मिलेगा साल में 100 दिन। यदि नक्सल इलाका है तो 150 दिन मिलेगा, यदि बाढ़ग्रस्त इलाका है तो 150 दिन मिलेगा और यदि नहीं देगा तो 15 दिन के अंदर उसे बेरोजगारी भत्ता भी देना होगा। याद रखना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखना है। इसका मकसद है क्या? क्रय शक्ति को बढ़ाना, उसको जीने का जीवन स्तर को थोड़ा सा ऊपर उठाना, याद रखना है। 42 क्या कहता है? 42 कहता है कि काम न्याय संगत मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता। ऑलरेडी सरकार लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराएगी, ध्यान में रखना है। और काम करते समय उसके साथ व्यवहार न्याय संगत हो, इसको भी ध्यान में रखेगी। दूसरा क्या कहता है कि काम करते समय मानव की जो दशा है वो एकदम ठीक ठाक होना चाहिए, आम मानव की दशा को भी ठीक करने का प्रयास करेगी और उसे एक दिशा प्रदान करेगी। तीसरा, जो भी हमारा गर्भवती है महिला, उन लोगों को प्रसूति सहायता प्रदान करेगी। आप देखे हैं भारत सरकार बहुत सारे व्यवस्था करती है जिसमें 6000 रुपया उसको ऑलरेडी वार्षिक सहायता दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के दवा और सेवा उपलब्ध कराई जाती है। उसके लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध है, एम्बुलेंस वो फ्री कॉल करके बुला सकती है और आराम से उसका डिलीवरी हो सकता है। उसके अलावा बच्चा जन्म के बाद कुछ वित्तीय सुविधा का भी प्रावधान है 1000-1500 का, 30 तरह से वो सहायता प्रदान करती है। याद रखना है, क्यों? क्योंकि आने वाला जो हमारा जनरेशन हो वो पोषित हो, कुपोषित नहीं हो। याद रखना, विभिन्न प्रकार का टीका उपलब्ध कराती है, बच्चों को 12 प्रकार का टीका उपलब्ध कराया जाता है। याद रखना है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। पहले 7 प्रकार का उपलब्ध कराया जाता था, तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए इस तरह का सुविधा है, याद रखना है। अगला है हमारा 43 क्या कहता है? 43 क्या कहता है कि जो भी कर्मचारी है तो उसको ऑलरेडी निर्वहन जीने के लिए मजदूरी जो जितना मिलनी चाहिए उतना मिलनी चाहिए। याद रखना है, उसका शोषण नहीं हो। याद रखेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी से काम करवा रहा है, उसको मजदूरी नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसका शोषण होगा। याद रखेंगे, इससे क्या होगा? उसका जीवन स्तर बढ़ेगा, कर्मचारियों का जीवन स्तर बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी। जो काम कर रहा है उसका अवकाश का भी व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन रात गधे की तरह काम करते रहे, यह व्यवस्था नहीं है। मानवाधिकार को भी ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, रोजगार को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से, संगठन रूप से, सामुदायिक रूप से, याद रखना है, कुटीर उद्योगों का स्थापना करेगी। इससे क्या होगा? रोजगार पैदा होगा, अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका उपलब्ध कराएगी। कौन? सरकार। याद रखना है, तो ये बहुत बड़ी जवाबदेही है
कि मानव कल्याण के माध्यम से मानव संसाधनों का सदुपयोग करते हुए मानव के विकास पर भरपूर बल देती है, वो राज्य सरकार याद रखना है। 43 का क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने हेतु विधान बनाएगी। जो भी हमारा इंडस्ट्री वगैरह चल रहा है तो कर्मचारियों के हितों को संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए मैनेजमेंट में भी इसकी भूमिका होनी चाहिए, ताकि अपने हित की वो बात कर सके, अपने अधिकारों की भी बात कर सकते। जिसका विकास हो रहा है उसमें उसकी क्या भागीदारी हो सकती है, इसको लेकर भी कानून बनाने का अधिकार है और ये 42वां संविधान में संशोधन में इसे जोड़ा गया है। 43 का याद रखना है। इसके अलावा सहकारी समिति के माध्यम से, स्वायत्त संस्था के माध्यम से, पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप का निर्माण करेगी और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी, जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेगी राज्य सरकार, याद रखना है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है कि भारत में जो रह रहे हैं उन लोगों के लिए ऑलरेडी एक प्रकार से समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए, अर्थात समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए, याद रखना है। इस प्रकार से धर्म के आधार पर जो विभिन्न प्रकार का जो नियम है और कानून है, उन लोगों को मिटाने की आवश्यकता है और समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। भारत में एकमात्र राज्य हमारा गोवा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है और इसको लेकर सरकार का मुख्य एजेंडा में अब शामिल हो गया है। गुजरात भी बात कर रही है कि हम अपने स्तर से हम समान नागरिक संहिता बनाएंगे। केंद्र सरकार भी इसको लेकर मंथन कर रही है और हमें हो सकता है, लगता है इन लोगों के लेकर बिल जल्द से जल्द चली आएगी, याद रखेंगे। तो आर्टिकल 44 हमारा क्लियर हो गया। 45 क्या कहता है? शिशु देखभाल और बचपन संरक्षण ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी और ये भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका शिक्षा पालन पोषण को लेकर विशेष जिम्मेदारी है राज्य सरकार का। और इसी को ध्यान में रखते हुए 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसके तहत स्पष्ट कहा गया था कि 21 का एक आर्टिकल जोड़ दी गई और उसके तहत शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार उसको घोषित कर दिया गया है और 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन लोगों को ऑलरेडी शिक्षा प्राप्त करना ये मूल अधिकार, मौलिक अधिकार बन गया है और इसे 21 का में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 46 का 46 जो है, 46 में क्या है कि समाज का जो भी अनुसूचित और अनुसूचित, ठीक है, जाति और जनजाति, ये जो हमारा SC ST वर्ग है, समाज का जो कमजोर वर्ग है, इन लोगों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाएगी। और आप अभी देख रहे हो यूनिवर्सिटी लेवल पर SC ST के लिए अलग कोचिंग चल रहा है। SC ST को स्पेशल ऑलरेडी पर मंथ वित्तीय सुविधा दिया जा रहा है, हॉस्टल फैसिलिटी दिया जा रहा है, इसके अलावा किताब कॉपी फ्री दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्था है, याद रखेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जो वर्षों से जो सामाजिक अन्याय का शिकार था और शोषण का शिकार था, उन लोगों से मुक्ति कराने का प्रयास सरकार करेगी, याद रखना है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 46 ये बात करता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि राज्य में जो लोग रह रहा है उन लोगों का न्यूट्रिशन लेवल पर भी सरकार ध्यान देगी, अर्थात पोषाहार वगैरह क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सबो चीजों की उपलब्धता होनी चाहिए। फल फूल सब्जी अन्न जल ये सारा व्यवस्था होना चाहिए, भूखमरी का शिकार नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। अर्थात ऑलरेडी हमारा जो जीवन स्तर है उसका सुधार करने की, इसके अलावा जो भी मादक पेय पदार्थ है, शराब है, उन लोगों को कम से कम करना चाहिए और उन लोगों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में देखिए शराबबंदी कानून लाया गया और इसको लेकर घोषणा कब हुआ? 5 अप्रैल 2016 को, और 2 अक्टूबर 2016 से लागू कर दिया। मिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कर दिया और ये बहुत बड़ी बात है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा कदम है। सच ये है कि ये नीतीश कुमार के द्वारा ही शुरू नहीं किया गया, हमारे श्री कृष्ण सिंह हमारे मुख्यमंत्री थे बिहार में, उन्होंने भी शुरू किया, कर्पूरी ठाकुर ने भी शुरू किया था इसको रोकने के लिए, लेकिन वो असफलता हाथ लगी थी। हमारे नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है और हमें लगता है यह सफल होगा बिहार में और लोगों का इससे हित होगा। इससे समाज में जो अशांति और तनाव है वो कमेगा और महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा, याद रखना है। सिर्फ बिहार ही नहीं है, गुजरात है,
नागालैंड है, मिजोरम है, लक्षद्वीप है, वैसे राज्य है जहां पर शराबबंदी है। सर, स्वतंत्रता संग्राम में भी शराब का और बिहार का संबंध है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 47 हमारा क्लियर है। 48 का आता है कि कृषि और पशुपालन का सरकार एकदम वैज्ञानिक विकास करेगा, याद रखना है। कृषि बढ़ेगा, प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा, सेकेंडरी और टर्सरी हमारा सफल होगा, पशुपालन बढ़ेगा, लोगों का हेल्थ लेवल बढ़ेगा, जीवन स्तर ऊपर उठेगा, याद रखना है। बिहार में 3.5 करोड़ हमारा पशु का संख्या है, याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में इस पर भी काम कर रही है। और दूसरी बात, पशुओं को वध निषेध का प्रावधान है, कोई मारेगा नहीं, याद रखना है, काटेगा नहीं, याद रखेंगे। 48 का क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात करता है। सरकार पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देगी और पृथ्वी को बचाने का प्रयास करेगी। ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू पर को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी सरकार काम करेगी। और जो हमारा औसत तापमान बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने के लिए वृक्षारोपण का प्रयास करेगी, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नीतियां का निर्माण करेगी, याद रखेंगे। 48 का में ये प्रावधान है। आर्टिकल 49 कहता है कि जो भी ऐतिहासिक हमारे पास इमारत है और महत्वपूर्ण इमारत है और स्थान है और वस्तु है, उन लोगों को संरक्षण का काम करेगी। जो भी ऐतिहासिक और कलात्मक हमारे पास स्मारक है, स्थान है, वस्तु है, उनका संरक्षण का काम सरकार करेगी, याद रखना है। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सरकार पृथक करने का प्रयास करेगी, तभी लोगों को न्याय मिलेगा, यह ध्यान में रखना है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को लेकर बेहद प्रयास करेगी और ताकि हमारे पड़ोसी देशों के साथ न्याय संगत संबंध की स्थापना हो और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसको सही ढंग से पालन करेगी। और यदि किसी प्रकार का विवाद हो गया है तो मध्यस्थता के माध्यम से उसको समाधान करने का प्रयास करेगी। ये था हमारा आर्टिकल ऑलरेडी 36 से 51 के बीच में, याद रखना है। अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि मौलिक कर्तव्य को लेकर किस प्रकार का संशोधन हुआ है और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, याद रखना है। इन सारे चीजों को पढ़ेंगे। हमें लगा कि आपको समझ में आ गया है। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ। गर्दा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।